हेलो स्टूडेंट्स, तो देखें लास्ट क्लास हम लोगों ने अपने चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री के अंदर कैटलिसिस के बारे में डिस्कशन कर लिया। हम देख लेते हैं कैटलिस्ट क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, क्या क्या आपके पास अलग टाइप ऑफ कैटलिस्ट होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट, ऑटो कैटलिसिस है ना, होमोजेनियस हेट्रोजेनियस कैटलिसिस। फिर हमने बात की थी अबाउट एंजाइम कैटलिसिस के एंजाइम कैटलिसिस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो हमने उनका स्पेसिफिक नेचर देखा था कि एक तरह का एंजाइम एक ही तरह की रिएक्शन को कैटलाइज कर सकता है। हमने उनके कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे। ठीक है, चलिए आज हम वहीं से आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के थर्ड और बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आना है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आना है तो ये आप मान लो 70% टाइम्स वो इसी पार्ट से आएगा, बाकी के 30% टाइम्स पिछले दो पार्ट से आता है। ठीक है, यही पार्ट सबसे बड़ा भी है यहाँ पर, और बहुत सारी नई चीज़ें आपको यहाँ पर देखने, सीखने और सुनने को मिलेंगी। तो ये स्टार्ट करते हैं कोलोइडल सॉल्यूशंस के साथ। देखें पार्टिकल साइज के बेसिस पर, किसके साइज के बेसिस पर? पार्टिकल साइज के बेसिस पर हमारे पास तीन तरह के मिक्सचर्स बनते हैं। हम सोल्यूशन नहीं बोलेंगे, इनको हम मिक्सचर्स बोलेंगे। ठीक, एक आपके पास होता है ट्रू सोल्यूशन। क्या होता है? ट्रू सोल्यूशन। तो अभी आपको लिखना कुछ नहीं है, पहले सुन लें, समझ लें। एक आपके पास होता है कोलोइडल सोल्यूशन, या फिर हम इन्हें सिंपली कोलोइड्स भी बोलते हैं, या फिर हम इन्हें सोल के नाम से भी जानते हैं। तो सोल भी बोल सकते हैं, कोलोइड्स भी बोल सकते हैं, कोलोइडल सोल्यूशन भी बोल सकते हैं। और एक आपके पास होते हैं सस्पेंशन। तो ये तीन तरह के आपके पास मिक्सचर्स होते हैं। पार्टिकल साइज, अगर किसी मिक्सचर का पार्टिकल साइज 1 nm से कम हो तो उसे हम लोग बोलते हैं, 1 नैनोमीटर से कम अगर आपका पार्टिकल साइज हो तो उसे हम लोग बोलते हैं ट्रू सोल्यूशन। ठीक है, जैसे आपने NaCl को पानी में डिजोल्व किया तो वहाँ जो पार्टिकल्स बनते हैं, हमने सुना है Na+ और Cl-, हमें तो कभी दिखा ही नहीं। दिखा इसलिए नहीं क्योंकि Na+ और Cl- का साइज बहुत छोटा होता है वहाँ पर, और वो 1 नैनोमीटर से भी कम साइज के पार्टिकल्स वहाँ पर होते हैं। तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रू सोल्यूशन बोलते हैं। कोलोइडल सोल्यूशन जहाँ पर पार्टिकल साइज 1 nm से लेकर 1000 nm के बीच में हो, 1 nm से 1000 nm के बीच में अगर पार्टिकल साइज होगा तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग कोलोइडल सोल्यूशन बोलते हैं। वहीं अगर पार्टिकल साइज 1000 nm से ज़्यादा हो, ऐसे सोल्यूशन को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? सस्पेंशन के नाम से जानते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, आप एक ग्लास लें, एक कंटेनर लें, उस कंटेनर के अंदर आप क्या करो, बहुत सिंपल से 2-3 काम करो। आप यहाँ पर पानी तीनों में भरो, यहाँ पर आप 1 चम्मच नमक डालो, यहाँ पर आप 1 चम्मच क्या डालना चाहो, चलो कॉर्नफ्लोर डाल लेते हैं, कॉर्नफ्लोर डाल दो, और यहाँ पर आप 1 चम्मच क्या डाल दो, मिट्टी डाल दो, सैंड। तीनों को 10 मिनट तक घोलो और छोड़ दो। तो आपको दिखाई देगा, अगर मैं आपसे इन तीनों का अलग अलग घोल के लाऊं, आपके सामने नहीं घोलूं, और मैं आपके सामने ये सोल्यूशन रख दूं, तो बताओ क्या आप इसे देखकर मुझे ये बता सकते हो कि इसके अंदर NaCl डिसॉल्व्ड है या नहीं? सिर्फ देखकर क्या आप बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि पार्टिकल साइज क्या है? बहुत छोटा है। अच्छा, इस सोल्यूशन को देखकर क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसमें कुछ घुला हुआ है? क्या घुला हुआ है ये तो नहीं बता सकते, लेकिन कुछ घुला हुआ है ये तो बता सकते हो। तो ऐसा आप क्यों बता पा रहे हो? क्यों? क्योंकि यहां पर क्या होगा, आपको कुछ ना कुछ दिखाई देगा, कुछ ना कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा, फिर लगेगा, आप आइडेंटिफाई तो नहीं कर सकते पर ये दिख रहा है आपको, आंखों से ही दिख रहा है कि कुछ ना कुछ इसमें पानी के अंदर कुछ ना कुछ और दूसरी चीज घुली हुई है। कलर आपको दिखेगा ना, थोड़ा व्हाइट सा कलर होगा। यहां तो आप इस सोल्यूशन को देखकर ही बता सकते हो कि आपने इसमें मिट्टी डाल रखी है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल साइज इतना बड़ा होगा कि आप देखकर ही बता सकते हो कि इसमें मिट्टी घुली हुई है। ठीक, तो बस यही होता है सिंपल, पार्टिकल साइज के बेसिस पर ही हम इनको क्लासिफाई करते हैं। तो ये आपके पास एक ट्रू सोल्यूशन है, ये आपके पास एक कोलोइडल सोल्यूशन है, और ये आपके पास क्या कहलाएगा? सस्पेंशन, जहां पर पार्टिकल साइज बड़ा हो। तो इन सबकी अपनी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। कोलोइड्स आप जानते नहीं हो, लेकिन आप जितना देखिए, क्या होता है, जिन लोगों को ट्रू सोल्यूशन सुन के फील आती है, उनको दिखता है कि हम तो ट्रू सोल्यूशन बहुत देखते हैं, इसलिए नहीं। आपने जितने जिंदगी में जितने ट्रू सोल्यूशन देखे ना, उससे कहीं ज़्यादा आपने कोलोइड्स देखे हैं और यूज़ किए हैं, बस आप उनको जानते नहीं हो। ट्रू सोल्यूशन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इसलिए आपको कोलोइड्स सुनने में बड़े अजीब से लगते हैं। अदरवाइज मैं आपको नाम गिनाना शुरू करता हूँ। आप सुबह उठते पहले जो पेस्ट करते हो, टूथपेस्ट, ठीक है, शैम्पू, फेस वॉश, और जो भी हम शेविंग क्रीम यूज़ करते हैं, हम जो मक्खन खाते हैं, बटर, ठीक है,
हम जितने भी दवाइयाँ लेते हैं मेनली सिरप फॉर्म में, कफ सिरप हो गया, कोई और तरह का सिरप हो गया, ठीक है, ये सभी के सभी क्या होते हैं, कोलॉइड्स होते हैं। इवन आप जो मिल्क पीते हो वो भी एक कोलॉइड है। तो कोलॉइड आप डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हो लेकिन आप उनको जानते नहीं हो, सिर्फ इतना सा फ़र्क है, ठीक है। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, देखिए ट्रू सोल्यूशन में आप सोल्यूट, जो कि जैसे यहाँ NaCl था, और सॉल्वेंट यानी NaCl, ये एक बार मिक्स हो गए तो उसके बाद ट्रू सोल्यूशन में आप देखकर ये नहीं बता सकते कि ये सोल्यूट है या ये सॉल्वेंट है, यानी आप कंपोनेंट्स को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। तो अगर हम कंपोनेंट्स को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं तो ऐसे मिक्सचर्स को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स। तो सबसे पहले हम अगर कॉम्पोजिशन के टर्म्स में बात करें तो जो आपका ट्रू सोल्यूशन होता है वो कैसा होता है, होमोजीनियस। कोलोइडल सोल्यूशन देखने पर आपको ऐसा लग सकता है कि वो होमोजीनियस है, देखने पे आपको ऐसा लगेगा। जैसे शैम्पू, आप एक शैम्पू की बॉटल लो, उसमें शैम्पू फैला लो, शैम्पू का कॉम्पोजिशन आपको हर जगह सेम दिखाई देगा। जनरली होमोजीनियस हेट्रोजीनियस में क्या डिफरेंस होता है, होमोजीनियस का फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होता है जबकि हेट्रोजीनियस सिस्टम का वेरिएबल कॉम्पोजिशन होता है। तो देखने पर आपको ऐसा लगेगा कि वो सिस्टम होमोजीनियस है, बट एक्चुअली होमोजीनियस की एक और क्राइटेरिया होता है कि आप होमोजीनियस के कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। आप देखो कॉर्नफ्लोर और पानी के मिक्सचर में आपने बता दिया कि कुछ ना कुछ घुला हुआ है, दैट मीन्स दिखने में ये होमोजीनियस होते हैं लेकिन एक्चुअली कोलॉइड्स नेचर में कैसे होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं। कैसे होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं। सस्पेंशन तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप आंखों से देखकर बता पा रहे हो कि ये सैंड पार्टिकल और ये वाटर पार्टिकल है। इसका मतलब सस्पेंशंस आपके नेचर में कैसे होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम इनकी कंपेयर करेंगे वो थी विजिबिलिटी की अगर आप बात करो तो जो आपके ट्रू सॉल्यूशंस हैं उनके पार्टिकल्स विजिबल नहीं होते हैं, नॉट विजिबल। इवन अगर आप यहां पर एक माइक्रोस्कोप भी यूज कर लो तो उसमें भी विजिबल नहीं होंगे, नॉट विजिबल इवन अंडर अ माइक्रोस्कोप। कोलॉइड के पार्टिकल माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल होते हैं लेकिन नेकेड आइज से ना, ओपन आइज से विजिबल नहीं होते हैं, जबकि सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो तो नेकेड आइज से ही क्या होते हैं, विजिबल होते हैं। तो ये इनकी विजिबिलिटी है, ठीक। ऐसे में इनकी और प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। फिल्ट्रेशन, आप एक ट्रू सोल्यूशन को फिल्टर नहीं कर सकते क्योंकि पार्टिकल साइज इतना छोटा है, 1 नैनोमीटर, इतने छोटे साइज का फिल्टर पेपर आप बना ही नहीं सकते हो। इवन एनिमल मेम्ब्रेन भी इसको रोक नहीं सकती है, ठीक। तो इनका फिल्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है। कोलॉइड्स का फिल्ट्रेशन फिल्टर पेपर से पॉसिबल नहीं है लेकिन एनिमल मेम्ब्रेन से आप इन्हें फिल्टर कर सकते हो क्योंकि पोर साइज 1 nm से 1000 nm के बीच में है। तो वहां पर आपके पास कहते हो बड़े साइज के कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं, वो आसानी से क्या हो सकते हैं, फिल्टर। और सस्पेंशन को तो हम एक नॉर्मल फिल्टर पेपर से भी क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है जो पहले हमें इनकी कवर करनी है। तो ये देखें, कोलॉइड्स और कोलॉइडल सॉल्यूशन की डेफिनेशन तो हम देख ही लेंगे, बात कर लेंगे। डेफिनेशन कुछ नहीं है, पार्टिकल साइज के हिसाब से ही इनको क्लासिफाई किया गया है। तो ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम है, यहाँ 1 nm से 1000 nm के बीच में है, और यहाँ 1000 nm से भी ज्यादा है। विजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो जो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल, यहाँ पे एक चीज ऐड कर देना, इवन अंडर अ माइक्रोस्कोप, इवन अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप के अंदर भी ये विजिबल नहीं होते हैं। एक सेकेंड दें आप मुझे, ठीक है। कोलॉइड के पार्टिकल्स विजिबल होते हैं अंडर माइक्रोस्कोप बट आप आंखों से नहीं देख सकते हो। सस्पेंशन के पार्टिकल्स तो विजिबल है विद नेकेड आइज। बताई दिया मैंने आपको, ये होमोजीनियस है, ये हेट्रोजीनियस है, ये हेट्रोजीनियस है। ग्रेविटी में ये भी सेटल नहीं होता, ये भी सेटल नहीं होता। लेकिन आप देखें बहुत लंबे टाइम के लिए अगर आप एक कोलॉइड का रख दो, जैसे आपने देखा होगा, अब वो भी पार्टिकल साइज पे डिपेंड करता है। जैसे कफ सिरप से आप देखते हैं पे लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज, वो इसलिए लिखा होता है कि लंबे टाइम तक रखे होते हैं तो जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल हो जाते हैं, ठीक। बट वो परमानेंट सेटलिंग नहीं है, आप शेक करते हो तो वापस से कोलॉइड बन जाता है। ये क्या होते हैं, आपके पास ग्रेविटी में सेटल होते हैं, वो आपको दिखता है। मिट्टी को पानी में डालो, 5 मिनट के लिए छोड़ दो, मिट्टी सारी नीचे बैठ जाएगी, पानी सारा ऊपर आ जाएगा। इसीलिए नदियाँ आपको ऊपर से क्लीन दिखाई देती है लेकिन अंदर से उनके अंदर बहुत सारी मड होती है। फिल्ट्रेशन मैंने आपको बता दिया, नॉट पॉसिबल ट्रू सॉल्यूशन के लिए। ये एनिमल मेम्ब्रेन से आप फिल्टर कर सकते हो और इसको तो आप सिंपल फिल्टर पेपर से भी फिल्टर कर सकते हो। तो ये पहली बात कि कोलॉइड्स, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन, ये 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं डिपेंडिंग ऑन पार्टिकल साइज। अब हम बात करेंगे कोलॉइड्स और कोलॉइडल सॉल्यूशन की। तो देखें, कोलॉइडल सॉल्यूशन दिखने में कुछ ऐसा होता है,
दिखने में ऐसा क्या है, आप देखो ये जो आपको ब्लू कलर का बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, ये ब्लू कलर का बैकग्राउंड एक मीडियम है, हो सकता है वाटर हो। जैसे मैं आपको बताऊं, हम एग्जांपल लेते हैं गोल्ड सोल। तो गोल्ड सोल में क्या होता है भाई, गोल्ड मेटल है, और गोल्ड कोई भी मेटल पानी में डिसॉल्व नहीं होती, गोल्ड डिसॉल्व नहीं होता है मेटल, है ना, पानी के अंदर, आप भी जानते हो। लेकिन गोल्ड का जब सोल बनता है तो उसमें क्या होता है, ये जो गोल्ड पार्टिकल्स हैं ये पानी के अंदर क्या होते हैं, ऐसे डिस्पर्स हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, फैल जाते हैं। तो फैलने की वजह से अब ना तो ये कंबाइन होकर सेटल होते हैं और ना ही ये कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं। एक्चुअली कोलॉइड बनता ही सॉल्युबिलिटी की वजह से है। अगर किसी कंपाउंड, किसी सब्सटेंस की एक लिक्विड में सॉल्युबिलिटी या किसी सॉलिड में, किसी और फेज में सॉल्युबिलिटी नहीं है, लेकिन उसका पार्टिकल साइज इतना छोटा है कि वो सेटल भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है, गोल्ड के छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, महीन पार्टिकल्स इनको आप बोल सकते हो, फाइन पार्टिकल्स, ये इतने हल्के हैं कि ये सेटल भी नहीं हो रहे और ये डिसॉल्व तो हो ही नहीं सकते हैं। तो क्या होंगे, ये पानी में ऐसे ही घूमते रहेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ बोल सकते हैं, इसको देख कर हम ये बोल सकते हैं, लिखना नहीं है अभी आपको कुछ भी, समझना है कि गोल्ड पार्टिकल्स, दीज गोल्ड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन वाटर। डिस्पर्स हो गए, फैल गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कोलॉइड्स के अंदर दो टर्म डिफाइन करते हैं। यहां पर जो गोल्ड के पार्टिकल हैं ये पानी के अंदर डिस्पर्स हो रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। जबकि ये जो आपको ब्लू वाला बैकग्राउंड दिख रहा है, लेट्स से वाटर है, तो वाटर में डिस्पर्स हो रहे हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम। तो ये आपके पास दो टर्म आ गए हैं, एक जिसे हम बोलते हैं डीपी, डिस्पर्स्ड फेज, और एक जिसे हम बोलते हैं डीएम, दैट इज डिस्पर्जन मीडियम। तो ये दो टर्म्स होते हैं, ये दो टर्म्स सिमिलर हैं। जैसे आपके पास एक ट्रू सॉल्यूशन के अंदर अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन हो तो उस सॉल्यूशन में दो टर्म होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। तो dP is similar to solute and DM dispersion medium is similar to solvent। वहां सॉल्वेंट में सॉल्यूट डिसॉल्व होता है, यहां डिस्पर्जन मीडियम में दूसरा सब्सटेंस यानी फेज क्या होती है, डिस्पर्स होती है। तो ये दो टर्म होते हैं डीपी और डीएम। अगेन जनरली जैसे सॉल्यूशंस के अंदर सॉल्वेंट ज्यादा होता है, सॉल्यूट कम होता है, वैसे यहाँ पर डिस्पर्जन मीडियम ज्यादा होता है, डिस्पर्जन मीडियम ज्यादा होता है और डिस्पर्स्ड फेज क्या होती है, रिलेटिवली कम होती है। तो ऐसा नहीं है कि डिस्पर्स्ड फेज इज सॉल्यूट, नहीं, डिस्पर्स्ड फेज इज सिमिलर टू सॉल्यूट इन अ ट्रू सॉल्यूशन। तो मीडियम होता है आपको जिसका, देखो अभी आप आगे प्रिपरेशन के मेथड सीखोगे, बहुत सारे सीखोगे, उनमें आप समझ नहीं पाओगे, आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि ये बन कैसे गया। लोग ये सोचते हैं बहुत आसान है बनाना, बहुत आसान बनाना है। आपने जो भी मिट्टी पानी में डाली थी उस मिट्टी के पार्टिकल को थोड़ा और बारीक कर दो, और बारीक करने के बाद पानी में फैला दो, बन गया कोलॉइड। आपको जिस चीज का कोलॉइड बनाना है उसकी पार्टिकल साइज को 1 nm से 1000 nm के बीच में ले आओ और जिसमें बनाना है उसमें डाल दो। पानी में डालना है, फेंक दो, फैला दो, फैल गया, सस्पेंड वहीं का वहीं रह गया, ना सेटल हुआ ना डिसॉल्व हुआ, तो कोलॉइड बन गया, अदरवाइज कोलॉइड नहीं बनेगा। बहुत सिंपल सी कहानी है, ठीक है, इसलिए बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। तो अब शुरू करते हैं टर्म्स के साथ। जैसा मैंने आपसे कहा कि ना कोलॉइडल सॉल्यूशन सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड इन अनदर सब्सटेंस। तो जो सब्सटेंस डिस्पर्स होता है उसे तो हम कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज, और जिसमें होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्जन मीडियम। तो प्यार से हम इसको डीपी बुलाएंगे, डीपी फेसबुक या व्हाट्सएप वाली नहीं, है ना, यहाँ कोलॉइड वाली डिस्पर्स्ड फेज। और सेकंड सब्सटेंस को हम लोग क्या बोला करेंगे, डिस्पर्जन मीडियम, जिसके अंदर डिस्पर्शन होता है। तो फॉर एग्जांपल मान लो ये गोल्ड सोल है, तो अगर ये गोल्ड सोल है तो ये जो गोल्ड के पार्टिकल्स हैं ये तो कहलाएंगे डीपी, और ये जो आपका मीडियम है पानी ये क्या कहलाएगा, डीएम। ठीक है, चलिए डीपी डीएम समझ लिया। इन जनरल वही बात है, डीएम रिलेटिवली कम अमाउंट में होता है, डीपी, और डीएम क्या होता है, रिलेटिवली ज्यादा अमाउंट में होता है। चलिए कोलॉइड्स क्या होते हैं ये देख लिया, कोलॉइड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट या कंपोनेंट्स कौन है ये देख लिया। अब हम चलेंगे टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स की तरफ, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स की तरफ हम लोग चलेंगे। जैसे एक और एग्जांपल दिया आपको, स्मोक। स्मोक आप सभी जानते हो, तो स्मोक में क्या होता है, एयर होती है। स्मोक कब बनता है, जब एयर के अंदर अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स हवा में इस तरह से घूमते रहते हैं, तो ये भी एक तरह का कोलॉइड है। यहां पर एयर क्या है, डीएम है,
और ये कार्बन पार्टिकल्स क्या हैं आपके डीपी हैं। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ वन मोर कोलॉइड स्मोक। स्मोक में क्या होता है, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल हवा में डिस्पर्स होते हैं, तो वहाँ पर एयर जो है वो मीडियम है और जो कार्बन पार्टिकल्स है वो क्या हैं आपके डिस्पर्स्ड फेस की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है चलिए अब हम कोलॉइड्स की टाइप्स देखने चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिपेंडिंग ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम। जैसे आप देखो यहाँ पर डीपी कार्बन पार्टिकल तो सॉलिड है और डीएम एयर वो क्या है, गैस है। यहाँ पे आप देखें यहाँ पर डीएम जो है वो लिक्विड है और डीपी जो है वो कैसा है, सॉलिड है। तो ये कुछ भी हो सकता है, डीपी सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है, डीएम सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है। तो कौन सा क्या है उसके लिए हमें यहाँ पे एक टेबल देखनी पड़ेगी। टेबल आप को याद रखनी भी पड़ेगी, क्वेश्चन पूछ सकता है। आप रट नहीं सकते हो, पहली चीज़ मैं टेबल दिखाने से पहले बता रहा हूँ, इनको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जाम्पल से रिलेट करना शुरू करें। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ यहीं पर है ना। पहले तो हम यहाँ देख लें, ठीक है, ये हमें वहीं देखना है। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलोइड करते हैं हम, कुछ चीज़ों के एग्जाम्पल लिखकर सोचने की कोशिश करते हैं, रिलेट करेंगे, वहाँ से आपको दिखाई देगी चीज़ें। ठीक है, या आप चाहो तो हम एक एक करके टाइप देख सकते हैं, उससे पता कर सकते हैं। खैर जैसे मैंने आपको भी एक एग्जाम्पल दिया, स्मोक। स्मोक में अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स हवा में सस्पेंडेड है, तो वहाँ पर मीडियम एयर है, मतलब डीएम तो हो गया गैस और डीपी क्या हो गई, सॉलिड। ऐसे आपने गोल्ड सोल देखा, ऐसे और भी एग्जाम्पल्स होते हैं। जैसे मान लो हम पहले बात कर लेते हैं, हम डीपी फिक्स कर लेते हैं कि भाई डीपी हमारे पास लेट से सॉलिड है। ठीक है, तो मैं एक ऐसे एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ आपको, फिर टेबल तो पूरी आ जाएगी। तो डीपी मान लो आपके पास कौन है, सॉलिड है, और डीएम भी क्या है, सॉलिड है। तो डीपी भी सॉलिड हो, डीएम भी सॉलिड हो, तो ऐसे केस में जो कोलॉइड बनता है उसको हम सॉलिड सोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉलिड सोल। अब इनके एग्जाम्पल्स, इनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे जितने भी आप जेम स्टोन्स देखते हो, हीरा, मोती, पन्ना, माणक, है ना, हिंदी में जो बोलते हैं जेम स्टोन्स, या फिर आप जितने भी कलर्ड स्टोन्स देखते हो, ये बचपन में आपने कंचे खेले होंगे, ग्लास मार्बल्स, है ना। तो आप जो ग्लास मार्बल्स अगर देखो तो आपको देखेगा एक कांच, है ना, ग्लास होता है, उसमें जैसे आपके पास अलग कलर के होते हैं, कुछ मल्टी कलर वाले भी होते हैं ना, कलरफुल होते हैं। आपने पेपर वेट देखोगे ग्लास वाले, जो ग्लास वाला पेपर वेट होता है उसके अंदर एक कलरफुल डिज़ाइन बनी हुई होती है। वो डिज़ाइन उसके अंदर ट्रैप्ड होती है, डिस्पर्स्ड होती है। मान लो एक रेड कलर का अंदर पेपर वेट है, तो पेपर वेट के अंदर क्या होगा, वो डिज़ाइन जो होगी वो क्या होगी, डिस्पर्स्ड फॉर्म में होगी। आप एक सेकेंड दें, हम फोटो से देख लेते हैं उसको। चलिए, तो देखें आपके पास ये एक छोटा सा एग्जाम्पल। तो ये जो आपको ये पेपर वेट टाइप चीज़ें, ठीक है, दिख रहा है, तो आप देखो इसमें एक सॉलिड है, ये एक सॉलिड है, ग्लास से सॉलिड बना। ये जो कलर्स दिख रहे हैं ना आपको, ये अलग अलग कलर्स बने हुए हैं यहाँ पर। तो ये जो कलर्स बने हुए हैं, ये कलर्स क्या है, सॉलिड के अंदर सस्पेंडेड फॉर्म में है, मतलब डिस्पर्स्ड फॉर्म में है। तो यहाँ पर एक सॉलिड में दूसरा सॉलिड क्या हो रहा है, डिस्पर्स हो रहा है। तो ये आपके पास एग्जांपल्स हैं सॉलिड सोल के। किसके एग्जांपल हैं, सॉलिड सोल के। इसमें ध्यान देना, कुछ लोग बोलते हैं सर अलॉय। अलॉय एक कोलॉइड नहीं है। अलॉय क्या होता है, अलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। और दूसरी चीज़, अलॉय बनाने के लिए मेटल्स को पहले लिक्विड फॉर्म में डिसॉल्व करते हैं एक दूसरे में और फिर उसको सॉलिडिफाई करते हैं, या एक सॉलिड मेटल के अंदर उसको मेल्ट करके उसमें दूसरा मेटल ऐड करते हैं। ठीक है, तो वो एक होमोजीनियस है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। कोलॉइड जो है वो नेचर में कैसे होते हैं, आपके हेट्रोजीनियस होते हैं। तो ध्यान दें, हम अब क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे लाहौल बिला कुव्वत, चलो कोई नहीं, यहीं पे आ जाएगा। तो देखिए, द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम। तो जैसे मैंने आपको बताया था, आपके पास सॉलिड हो, देखो सॉलिड है, डीपी भी, डीएम भी सॉलिड है। जो टाइप ऑफ कोलॉइड है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड सोल बोलते हैं। और एग्जाम्पल्स आपके पास ये रहे, आप ये वाला एग्जाम्पल लिखना, कलर्ड स्टोन्स हो गए, जेम स्टोन हो गए, ग्लास मारना। अब ये गायब नहीं होगा, इसको सेट हटाना पड़ेगा पूरा। तो इसी तरह देखो, आपके पास सॉलिड 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 है, तब तो आपके पास ही बन गया। दूसरा देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, डीपी को फिक्स कर देते हैं। डीपी को फिक्स कर दिया, हम डीएम बदल रहे हैं। अब डीएम कौन है, लिक्विड, फिर डीएम कौन आएगा, गैस आएगा।
अब ये आप कनेक्ट करो, एग्जाम्पल देख के रिलेट करना शुरू करो। तो डीपी सॉलिड है, डीएम है, तो इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे आपके पास ब्लड हो गया है ना, ये हमारे सेल के अंदर जो फ्लूइड्स होते हैं, तो सेल फ्लूइड्स, ब्लड में आप देखोगे छोटे छोटे जो आपके पास ब्लड पार्टिकल्स होते हैं या आप इनको ब्लड सेल्स बोलते हो, तो उनके अंदर क्या होता है, लिक्विड के अंदर एक सॉलिड डिस्पर्स्ड फेज में होता है। आप जितने भी पेंट देखते हो, पेंट के अंदर क्या होता है, आपने डिस्टेम्पर अगर देखा हो या पेंट देखे हो तो वो बड़े थिक होते हैं। थिक क्यों होते हैं कि उनका बेस वाटर होता है, लेकिन उनमें सॉलिड जो पिगमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्पर्स्ड फॉर्म में होते हैं। तो जितने भी पेंट्स हो गए, सेल फ्लूइड्स हो गए, वो सभी किसके एग्जाम्पल्स होते हैं, जहाँ पर डीपी क्या होता है, सॉलिड, और डीएम आपका क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक, अब ऐसे देखो सॉलिड और गैस, अब डीपी तो अभी भी सॉलिड ही रहेगा और डीएम बन जाए गैस। तो अभी भी आपने एग्जांपल देखा था, स्मोक, स्मोक हो गया, डस्ट हो गई। डस्ट में क्या होता है, जो सिलिका के पार्टिकल जो छोटे छोटे वो हवा के अंदर उड़ते रहते हैं। स्मोक हो गया, डस्ट हो गए, ये सब किसके एग्जाम्पल्स होते हैं, जहां पर एक सॉलिड एयर के अंदर डिस्पर्स्ड होता है। तो यहाँ पर डीपी देखो सॉलिड होगा, डीएम गैस होगा। जब भी कभी भी कहीं भी गैस डिस्पर्जन मीडियम है, उन्हें हम लोग एरोसोल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो स्मोक हो गया, डस्ट हो गया, ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए किनके, जहां पर डीपी क्या हो, सॉलिड, और डीएम क्या होगी, गैस। ठीक है, तो मैं आपको फिर बोल रहा हूं, ये मत फोकस करो, फोकस करो यहां एग्जाम्पल्स के ऊपर। एग्जाम्पल्स के थ्रू आप आसानी से कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, चलिए अब देखो, अब हम डीपी बदलने जा रहे हैं। डीपी, अब डीपी बनाएंगे लिक्विड को। ठीक है, तो डीपी लिक्विड हो सकता है, तो यहां देखो डीपी हो जाए लिक्विड। अब डीएम सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। अब आप कुछ ऐसा एग्जाम्पल सोचने की कोशिश करो या फिर पढ़ के ध्यान रखना कि जहां पर सॉलिड के अंदर लिक्विड डिस्पर्स हो। इतना हम सोच सकते हैं कि अगर सॉलिड के अंदर लिक्विड डिस्पर्स होगा तो उसका जो फ्लो है या थिकनेस, जो कंसिस्टेंसी, वो बहुत थिक होगी। तो ऐसी चीज़ें जैसे बटर हो गया, बटर में क्या होता है, बटर में नॉन या इनसॉल्युबल फैट्स या प्रोटीन्स होते हैं। तो वो फैट्स, उनका बेस क्या होता है, वो उसमें बेस जो है वो सॉलिड है, उसके अंदर आपने क्या ऐड किया हुआ है, मतलब जो बना है वो ऐसे बना है कि उसमें वाटर डिस्पर्स्ड फॉर्म में है। वाटर ने सॉलिड फैट, जो सॉलिड फैट्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं, है ना, उन सबको क्या हुआ है, आपस में कनेक्ट किया हुआ है। जितनी भी जेलीज हो गई, जब आप जेली बनाते हो तो जेली बनाते टाइम, जैसे आपने कभी जेली बनाई हो या जेली खाई तो सभी ने, तो उसमें क्या होता है, वो थोड़ा सा मतलब बहुत सॉफ्ट सा होता है ना, फ्लफी सा होता है, फ्लफी तो नहीं बोल सकते, सॉफ्ट होता है बड़ाई। तो वो क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर सॉलिड के अंदर वाटर डिस्पर्स फेज में, तो जगह जगह से वाटर ने सॉलिड को बाउंड किया हुआ है या बाइंड किया हुआ है ना। तो जब भी जेलीज बनती हैं, जिलेटिन से बनती है, अगर अगर से बनती है, अगर आपने कभी घर पे बनाई हो, जिलेटिन डाल के बनाते हैं, तो जिलेटिन में थोड़ा सा पानी डालते हैं, पानी ज़्यादा डालोगे तो जेली कभी बनेगी ही नहीं। तो वहाँ पर क्या होता है, सॉलिड के अंदर लिक्विड क्या होता है, डिस्पर्स्ड फॉर्म में होता है। तो देखें, लिक्विड जब सॉलिड में डिस्पर्स होगा तो उन्हें हम बोलते हैं जेल्स। तो आपके जो हेयर जेल वगैरह होते हैं, ये भी इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। जो भी आप क्रीम्स यूज़ करते हैं, वो सब बॉडी लोशन वगैरह, वो सब भी इसी कैटेगरी में आते हैं। तो जेलीज हो गई, चीज़ हो गया, बूट पॉलिश हो गया, ये सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं, जहाँ पर डीपी क्या होगा, सॉलिड, जो सॉलिड की तरह दिखें पर हो भी सॉलिड से बहुत सॉफ्ट। उन सब में डिस्पर्जन मीडियम कौन होगा, आपका लिक्विड होगा। ऐसे देखें, अगला क्या आएगा, लिक्विड डीएम हो, डिस्पर्जन डीपी हो, और एयर, सॉरी लिक्विड ही चाहिए ना, तो ये तो आप ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको हम बोलते हैं इमल्शंस। जब दोनों ही, मतलब डीपी डीएम दोनों ही लिक्विड हो, तो ऐसे कॉलिड्स को हम लोग इमल्शंस के नाम से जानते हैं। मिल्क इमल्शन का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, क्रीम हो गई, बटर हो गए, ये सब आपके क्या होते हैं, इमल्शंस के बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। कुछ बुक्स में पेंट को भी इमल्शन दिया हुआ होता है, तो कुछ तरह के पेंट इमल्शन होते हैं, सभी पेंट नहीं। जैसे आपने सुना होगा एशियन पेंट्स का एक्रेलिक इमल्शन, है ना, तो वो इमल्शन है। वहाँ पर क्या हुआ है, दो लिक्विड पिगमेंट्स को या पेंट्स को या वाटर को और एक लिक्विड पिगमेंट को क्या किया गया है, मिक्स किया गया है। तो वो इमल्शंस भी होते हैं। बट पेंट्स को, जो नॉर्मल पेंट होते हैं, जो आपके ऑयल पेंट हो गया या डिस्टेम्पर हो गया, उनको हम लोग इस कैटेगरी के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो इमल्शन क्या है, दो लिक्विड्स का जो कोलॉइड बनेगा वो इमल्शन है। मिल्क इमल्शन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। वहाँ पर आपके पास लिक्विड प्रोटीन और फैट्स पानी के अंदर क्या होता है, डिजॉल्व फॉर्म में होता है। ठीक है, फिर देखो, लिक्विड डीपी हो और गैस डीएम बन जाए, लिक्विड डीपी हो और गैस बन जाए डीएम, यानी हवा में, एयर में या फिर किसी भी गैस में पानी बोल रहा हूँ, लिक्विड डिस्पर्स फॉर्म में। तो भाई लिक्विड तो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में डिस्पर्स होगा। तो हम जितना भी मिस्ट देखते हैं, मिस्ट जो होती है ना,
मिस्ट में क्या होता है, वही लिक्विड की ड्रॉपलेट्स हवा में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। या फॉग में क्या होता है, फॉग में भी ये होता है, जब फॉग जमता है तो उस टाइम वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, हवा में सस्पेंडेड फॉर्म में होती है। जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा फॉग क्या होगा उतना ही ज़्यादा होगा। आप जितने भी डिओड्रेंट स्प्रे देखते हो तो जब आप स्प्रे करते हो तो वहाँ से एक लिक्विड की क्या आती है, यहाँ पर ड्रॉपलेट्स होती है, बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होती है जो गैस के थ्रू, मतलब गैस की फॉर्म में आती हैं। परफ्यूम स्प्रेज जो हो गए उन सभी के अंदर क्या होता है, लिक्विड एयर के अंदर सस्पेंडेड फॉर्म में रहता है। अगेन क्योंकि एयर यहाँ पर डीएम है, इन्हें हम लोग फिर से एरोसोल के नाम से जानते हैं। तो लिक्विड इन गैस एरोसोल्स, फॉग हो गया, मिस्ट हो गया, डिओड्रेंट स्प्रे हो गए, है ना, परफ्यूम स्प्रे हो गए, वो सभी आपके किसके अंदर काउंट होंगे, डीपी लिक्विड होगा और डीएम क्या होगी, गैस। तो हम इसे बोलते हैं लिक्विड इन गैस कॉलोइड, इसको हम बोलेंगे लिक्विड इन लिक्विड कॉलोइड, इसको हम बोलेंगे लिक्विड इन सॉलिड कॉलोइड। अब देखो सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, नंबर किसका आएगा, गैस का। तो गैस सॉलिड में हो, अब ये बड़ा अटपटा है, गैस और वो भी सॉलिड के अंदर। तो गैस सॉलिड के अंदर कैसे जा सकती है, अरे क्यों नहीं जा सकती। आप सभी लोगों ने फॉर्म या फिर स्पॉन्ज तो देखा हुआ ही है। तो फॉर्म या स्पॉन्ज में क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन पोर्स के अंदर क्या होती है, एयर ट्रैप्ड होती है। अगर आप इस फॉर्म को कंप्रेस करोगे तो एयर क्या निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी, निकल जाएगी ना। सोफे पे आप बैठते हो, सोफा प्रेस हो जाए, कंप्रेस हो जाता है, आप उठते हो वापस निकल जाता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर फॉर्म है, स्पॉन्ज है। जैसे आप बैठोगे स्पॉन्ज से एयर बाहर निकल जाएगी, खड़े होगे एयर वापस अंदर घुस जाएगी। तो वहां आप देखो एक सॉलिड के अंदर जो पोर्स हैं उनके अंदर एयर सस्पेंडेड फॉर्म में है। तो ये क्या होगा, ये भी एक तरह का कॉलोइड है जिसमें क्या होगी, गैस सॉलिड के अंदर डिस्पर्स्ड होगी। इन्हें फिर से हम सॉलिड सोल्स बोलते हैं। स्पॉन्ज हो गया, प्यूमाई स्टोन्स हो गए। प्यूमाई स्टोन्स क्या होते हैं, पोरस स्टोन होता है जिसके अंदर एयर ट्रैप हो जाती है, ठीक। तो वो आपके पास इस तरह का कॉलोइड होगा। फिर क्या हो सकता है, गैस लिक्विड में डीपी गैस हो और डीएम लिक्विड हो। ऐसा कोई एग्जांपल अगर हम सोचें तो आप जितने भी बबल्स देखते हो, चाहे एयर बबल हो, है ना, वाटर बबल है मान लो, तो वाटर बबल में क्या होगा, ऊपर तो लेयर वाटर की होगी और अंदर क्या फील्ड होती है, उसके अंदर एयर फील्ड होती है ना। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, जहां पर डीएम कौन है, वाटर। या पानी के अंदर जो बबल उठते हैं तो वहां पर डीएम क्या है, वाटर है। और वो जो बबल्स जहां बन रहे हैं वहां एक्चुअली क्या है, एयर है। एयर के चारों तरफ वाटर बबल की एक लेयर बन गई, मतलब वाटर की एक लेयर बन गई, उसी से तो बबल बना है। तो आप ये देखो कि अगर एक कंटेनर में बहुत सारे बबल्स हैं तो जहां जहां बबल है वहां वहां पर एयर है। तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि इस पानी के अंदर एयर क्या है, डिस्पर्स्ड फॉर्म के अंदर है। तो ये आपके पास एक और टाइप ऑफ कॉलोइड होता है, गैस लिक्विड, जिसे हम फॉर्म के नाम से जानते हैं। तो सोप लेदर हो गया, या फिर फॉर्म हो गए, फॉर्म मतलब जो वही लेदरी हो गया, या फिर बबल्स हो गए, वो सभी किसके अंदर आते हैं, इस तरह के कॉलोइड के अंदर आते हैं। लास्ट बचता है गैस इन गैस। तो ध्यान रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दो गैसेस कभी भी कॉलोइड फॉर्म नहीं करती हैं, बिकॉज गैसेस ऑलवेज फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर। तो आप यहाँ पे लिख देना नोट डाल के, अब यहाँ पर हम गैस गैस नहीं ले रहे हैं, गैस गैस नहीं। क्यों, क्योंकि एज गैसेस ऑलवेज फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर। तो गैसेस हमेशा कौन से मिक्सचर बनाती है, होमोजीनियस मिक्सचर बनाती है, इसलिए दो गैसेस कभी भी कॉलोइड फॉर्म नहीं करेंगी। तो ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, आपको थोड़ा सोचना होगा, प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल से कनेक्ट करके आप इन्हें अच्छे से याद रख सकते हो। टेबल रटने की बिल्कुल कोशिश ना करें, छोटा सा काम करना है। आज आपने कुछ कॉलोइड पढ़ा, कोई भी 2-3 उठा लो, ठीक है। जैसे आपने चलते चलते आप चल रहे हो, खाना पीना खा रहे हो, बोलते बोलते अरे जेली, तो जेली क्या होती है, जेली में क्या होगा, जेली में सॉलिड के अंदर लिक्विड डिजॉल्व होगा। आप बोलते हो कि डिओड्रेंट स्प्रे, तो आपको दिख रहा है उसके अंदर क्या है कि भाई हवा के अंदर वो परफ्यूम को स्प्रे करता है, तो मतलब हवा मीडियम है और जो आपका लिक्विड है वो क्या है, डीपी है। तो इस तरह से आप कनेक्ट करके इनको याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो ये हमारा पहला क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम। अब चलते हैं अगले क्लासिफिकेशन पे। अगला जो क्लासिफिकेशन है वो पार्टिकल साइज पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, पार्टिकल साइज पे। आप समझो भाई, मैंने आपसे कहा था कि पार्टिकल साइज कॉलोइड्स में क्या होता है, 1 nm से लेकर 1 नैनोमीटर से लेकर वो 1000 नैनोमीटर्स के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो बहुत बड़ी रेंज है। हो सकता है कुछ कॉलोइडल पार्टिकल 50 nm के ही हों, हो सकता है कुछ पार्टिकल्स 400 nm के हों, और हो सकता है कुछ कॉलोइडल पार्टिकल्स 995 nm के हों।
हो सकता है कहीं कहीं कोलोइडल पार्टिकल मान लो 0.5 nm का है, तो वो कोलोइडल रेंज से बाहर है। ठीक है, तो बेसिकली जब कोलोइड बनना है तो पार्टिकल्स को इस रेंज में आना होगा, जैसे इस रेंज में आएगा कोलोइड बन के तैयार हो जाएगा। ये सिंपल सा अपना फंडा है, कंसेप्ट। तो इसी बेसिस पर कि आपका पार्टिकल साइज क्या है, हम कोलोइड्स को 3 और कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ डीपी पार्टिकल्स, तो आपके सबसे पहली कैटेगरी आती है, उन्हें हम बोलते हैं मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स। क्या बोलते हैं, चलो इसमें पहले मल्टीमोलिकुलर दे दिया है, तो उन्हें तो मैक्रोमोलिकुलर पहले चाहिए था। चलिए कोई नहीं, अरेंजमेंट गलत कर दिया गया है यहाँ पर, कोई नहीं, आप देखें ध्यान से। पहले मैं आपको दोनों ही बताता हूँ क्या फ़र्क होता है। एक तो आपके होता है मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड। तो मैक्रो वर्ड का मतलब क्या होता है, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स वो होंगे जिनमें आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ सब्सटेंस को मीडियम में डालना है, कोलोइड अपने आप बन जाएगा, आपको चिंता ही नहीं करनी है। मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल, आलू काटो, आलू को काट के पानी में डाल दो 10 मिनट के लिए, फिर आलू को बाहर निकाल लो, बताओ बचे हुए पानी में आपको क्या नजर आएगा? लाहौल बिला कुव्वत, कुछ भी कैसे नहीं समझ में आएगा। क्या कह रहे हो, आलू बाहर निकाल दोगे तो कुछ भी नजर नहीं आएगा। डस्ट पार्टिकल, आलू बिल्कुल साफ सुथरा दिया मैंने, बिल्कुल धो के आपको, और वो सैनिटाइज भी करके दिया है आलू को, हैंड्स अल्कोहल वाले सैनिटाइजर से। अरे भाई भगवान देख रहा है ना तू, बचपन में नहीं पढ़ा क्या? आलू में क्या होता है? स्टार्च। तो एक काम करो, आज ये काम करना, आप एक आलू लेना, काटना, उसको पानी में डालना, 10 मिनट के लिए छोड़ना, फिर बाहर निकालना। आपको जो पानी बचेगा ना, उसका कलर मिल्की दिखाई देगा, आपको डस्ट नहीं दिखाई देगी उसमें। कभी चावल लेना, चावलों को पानी में डालना 10 मिनट के लिए, और चावल जब पानी देखोगे ना, चावल हटा दोगे, सिर्फ पानी रखोगे, जो फिल्ट्रेट बोलोगे आप जिसको, उस फिल्ट्रेट को देखो, उसका कलर चेंज होकर वाइट वाइट सा हो गया, थोड़ा सा धुंधलापन आ गया होगा उसमें। दैट इज एक्चुअली अ कोलोइडल सोल्यूशन ऑफ स्टार्च। आलू में, चावल में जो स्टार्च होता है, वो स्टार्च बाहर निकल के आ जाता है। अब स्टार्च खुद ही बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। आपने क्या किया, आपने आलू काटा और आलू को काट के पानी में डाल दिया, तो यहाँ पर स्टार्च का साइज पहले से ही बहुत बड़ा है। अगर वो पहले से ही बहुत बड़ा साइज है तो स्टार्च निकलकर इसके अंदर आ जाएगा और इस तरह से आपके अपने आप ही कोलोइड बन जाएगा। तो मैक्रोमोलिकुलर, जब आपके पार्टिकल्स का साइज पहले से ही इतना बड़ा हो कि आपको कुछ नहीं करना, मिक्स करते ही कोलोइड बन जाएगा, तो उसे हम बोलते हैं मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड। स्टार्च हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गए, बड़े बड़े मॉलिक्यूल, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हो गए, इन सबके जो कोलोइड बनते हैं उन सबको हम मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। तो जब पार्टिकल साइज पहले से इतना ज़्यादा हो कि वो अपने आप ही कोलोइड बन जाएगा, तो उन्हें हम बोलते हैं मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड। अभी देखो मल्टी मॉलिकुलर, नाम से पता लग रहा है, मल्टी यानी यहाँ पर एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। क्या होंगे? एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स। तो एक मॉलिक्यूल जो है वो तो छोटे साइज का होता है। मान लो एक मॉलिक्यूल का साइज है लेट्स से 0.5 nm, तो एक अकेला तो कोलोइड नहीं बना सकता। लेकिन क्या हो, इसके दूसरे भाई बंद मिलते जाएं, ऐसे आते जाएं, आसपास में आकर जुड़ते जाएं और ये क्लस्टर फॉर्म कर लें। तो ये जो क्लस्टर फॉर्म हुआ जिसमें हर पार्टिकल का साइज 0.5 nm, हम तो ऐसे एवरेज काउंट कर लेते हैं, मान लो ऐसे 100 क्लस्टर बन गए, तो 100 मॉलिक्यूल्स आके एक क्लस्टर में जुड़ गए, तो बताओ एक क्लस्टर का इफेक्टिव साइज कितना हो जाएगा? 50 nm। अरे आ गया कोलोइडल रेंज में, आ गया कोलोइडल रेंज में, तो ये आपके पास बन जाएगा एक कोलोइड। इसे हम बोलते हैं मल्टी मॉलिकुलर कोलोइड। जब एक से ज़्यादा पार्टिकल जुड़कर एक ऐसा क्लस्टर बनाए जिस क्लस्टर का साइज 1 nm से 1000 nm के बीच में है, तो उसे हम लोग कौन सा कोलोइड बोलते हैं? मल्टी मॉलिकुलर कोलोइड। इसका एग्जाम्पल यहाँ रखना, सल्फर। सल्फर का जो कोलोइड बनता है, आप लोगों ने शायद इनऑर्गेनिक में नाम सुना होगा, टर्बिडिटी ऑफ सल्फर। सल्फर की वाइट टर्बिडिटी बनती है, सोल्यूशन आपका धुंधला सा हो जाता है तो वाइट टर्बिडिटी बनती है, वो एक्चुअली सल्फर का कोलोइड है। उसमें एक सल्फर मॉलिक्यूल जो एक एसिड मॉलिक्यूल होता है वो कोलोइडल रेंज में नहीं होता है, लेकिन
करीबन 200 के आसपास एसिड मॉलिक्यूल्स मिलकर एक क्लस्टर बनाते हैं और उस क्लस्टर से वो क्या बना लेता है, कोलोइडल सल्फर बना लेता है। तो होता है आपके पास सेकंड टाइप ऑफ कोलोइड, जैसे हम लोग मतलब ये मल्टी मॉलिकुलर कोलोइड के नाम से जानते हैं। तो अरेंजमेंट उल्टा हो गया तो कोई बात नहीं, पहले मल्टी मॉलिकुलर से बात करते हैं। दीज टाइप ऑफ कोलोइड्स, इन भी लिख लेना साथ में, इन दीज टाइप ऑफ कोलोइड्स द सिंगल मॉलिक्यूल इज नॉट इन कोलोइडल रेंज बट द डीपी पार्टिकल्स एग्रीगेट, डीपी मॉलिक्यूल्स और डीपी पार्टिकल्स एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म पार्टिकल्स ऑफ कोलोइडल साइज। एग्जाम्पल जैसे आपके पास हो गया सोल ऑफ सल्फर, ये मैंने आपको सिखा दिया है, आप चाहें तो इसके साथ ये डायग्राम बना सकते हैं। ठीक, दूसरा जो मैं आपसे कह रहा था मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स, तो यहाँ पर पार्टिकल्स पहले से ही कोलोइडल रेंज में होते हैं एंड कोलोइडल सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय सिंपल एडिंग डीपी टू डीएम। एग्जाम्पल सोल ऑफ प्रोटीन हो गया या फिर स्टार्च हो गया, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो फटाफट से आप इन्हें कॉपी कर लो। फिर मिलाता हूँ आपको तीसरे बड़े ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कोलोइड्स, उसी को आपको ध्यान रखना है, वही आपके सबसे ज़्यादा काम में आता है। डन। चलिए, जो तीसरी कैटेगरी है उन्हें हम बोलते हैं एसोसिएटेड कोलोइड्स। क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड कोलोइड्स, या फिर हम इन्हें मिशेल्स के नाम से भी जानते हैं। समझें क्या होते हैं एसोसिएटेड कोलोइड्स और मिशेल्स। एसोसिएटेड कोलोइड्स नॉर्मल कंसेंट्रेशन पे, या ऐसा बोल दो लो कॉन्सेंट्रेशन पे, लो कॉन्सेंट्रेशन पर तो वो एक ट्रू सोल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं। क्या करते हैं, ट्रू सोल्यूशन की तरह। मतलब आप डीपी को डीएम में डालोगे और कंसेंट्रेशन कम है तो कोलोइड नहीं बनेगा, वो एक ट्रू सोल्यूशन होगा। वो डिस्पर्स, जो डीपी आप जिसको बोल रहे हो, वो जाकर पानी में या उस मीडियम में डिजोल्व हो जाएगा और कोलोइड फॉर्म नहीं होगा। लेकिन आप माने नहीं, आप और डालते गए और डालते गए और डालते गए, तो क्या होगा, एक फिक्स्ड कॉन्सेंट्रेशन के बाद वो जो ट्रू सोल्यूशन था वो ट्रू सोल्यूशन की जगह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोलोइड में। तो ऐसा कैसे होता है, इस चीज़ को समझते हैं, फिर डेफिनेशंस तो आप देख ही लोगे। बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने। सोप, जो आपके पास सोप होता है, जैसे आप पानी में थोड़ा सा सोप डालो, एक बकेट लो और उसमें सिर्फ एक चुटकी भर सोप डाल दो, तो बताओ वहाँ पर फॉर्म या फिर लेदर जनरेट होगा या नहीं होगा, है ना। एक पूरी बाल्टी ली और उसमें आपने सोप डाल दिया तो वहाँ पर फॉर्म जनरेट, थोड़ा सा सोप डाला ना, एक चुटकी, तो जनरेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सोप का अमाउंट कम है। तो सोप क्या होता है, सोप होता है, सोप का जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है सोडियम स्टीरेट। ये तो आप लोगों ने बचपन में ही सुन लिया होगा। ये एक्चुअली C17H35 COO- और Na+ है। तो ये आपका सोडियम स्टीरेट है। और बचपन की है, थोड़ी ताज़ा कर लें अगर आपके लिए, तो ये भी आपने पढ़ा हुआ है कि सोडियम स्टीरेट में क्या है, एक लंबी सारी हाइड्रोकार्बन चेन है। अब तो बचपन की क्या, अब तो बड़े हो गए, 11th-12th में आपने पढ़ी ली ये चीज़। तो ये सोडियम स्टीरेट आयन का स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो। इसके दो एंड हैं, एक ये जो एंड है ये इसका पोलर एंड है। कौन सा एंड है, ये आपका पोलर एंड है। और ये जो पोलर एंड है ये किसी दूसरे पोलर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, और हम तो इसे पानी में डाल रहे हैं तो ये पानी की तरफ अट्रैक्ट होगा, इसलिए हम इसे हाइड्रोफिलिक एंड भी बोलते हैं। आई होप ये आपके लिए नई चीज़ नहीं है, आप सभी इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। और ये जो आपके पास हाइड्रोकार्बन चेन बनी, ये हाइड्रोकार्बन चेन जो होती है ये इसका क्या होता है, हाइड्रोफोबिक एंड होता है। तो इस चीज़ को आप भी ड्रॉ कर लें थोड़ा सा साइड में जाके अपनी तरफ से, ठीक है। तो ये आपका हाइड्रोफोबिक एंड है और ये क्या है, हाइड्रोफिलिक एंड है। अब आपने थोड़ा सा सोप डाला, तो ठीक है, तो थोड़ा सा सोप डाला तो एक सॉल्ट है, ये डिसोसिएट होगा C17H35 COO-Na, डिसोसिएट होकर क्या बना लेगा, C17H35 COO- aqueous प्लस Na+ aqueous। ठीक है, ये होगा। अब क्या होगा, अभी तो ये एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट है, कंसंट्रेशन बहुत कम है, लेकिन अब इसमें और सोप, एक चुटकी जगह एक बड़ा चम्मच सोप जब डाल दोगे तो क्या होगा, वहां पर आपने सोप मॉलिक्यूल ज़्यादा डाल दिए। सोप मॉलिक्यूल ज़्यादा तो सोडियम स्टीरेट आयन का नंबर भी क्या होगा, ज़्यादा। तो अब इनका नंबर बढ़ना शुरू हो गया है। तो जैसे इनका नंबर बढ़ना शुरू होगा और एक फिक्स्ड वैल्यू से आगे क्रॉस कर जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, अब ये धीरे धीरे इस तरह से एसोसिएट होना शुरू होंगे। भाई ये हाइड्रोफिलिक एंड है, आपने डाला इसको पानी में है, तो ये वाला एंड तो पानी की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो कुछ इस तरह से अरेंजमेंट शुरू होगा, C∬O O-,
ये पार्टिकल्स, ये जो सोप पार्टिकल्स आप देखें, ये मिलकर इस तरह से एक क्लस्टर बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, पोलर एंड को मैं ऐसे बनाता जा रहा हूं। तो ये क्लस्टर फॉर्मेशन ये शुरू करेंगे, जिनमें इनका हाइड्रोफिलिक एंड क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, और हाइड्रोफोबिक एंड्स जो होंगे वो अंदर की तरफ होंगे, क्योंकि बाहर पानी ही पानी है। तो पानी की तरफ क्या होगा, आपका हाइड्रोफिलिक एंड अट्रैक्ट होगा और हाइड्रोफोबिक एंड उससे अलग रहेगा। तो इस तरह से आप देखो, ये जब सब आपस में इस तरह से जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, और ये मॉलिक्यूल कौन सी रेंज में पहुंच जाएगा, कोलोइडल रेंज में पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा, कोलोइडल रेंज में पहुंच जाएगा। तो सुनने में आपको ये मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइड जैसा ही लगेगा, वहां पे भी तो यही हो रहा था, लेकिन ये उससे अलग है, उससे बहुत अलग है। ये लो कंसंट्रेशन पर या नॉर्मल कंसंट्रेशन पर तो एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा, नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होगा। लेकिन जब कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी तभी, ये तो हर पॉइंट, इसके लिए कोई कंसंट्रेशन फिक्स नहीं है, कहीं पर भी ये थोड़ा बहुत भी अमाउंट हुआ तो ये जुड़कर बना देंगे। लेकिन यहाँ एक मिनिमम कंसंट्रेशन आएगी जिसके नीचे ये फॉर्म नहीं होगा, उसके ऊपर ही ये फॉर्म होगा। ये जो आपके पास अरेंजमेंट बना, जुगाड़ बना, इसे हम लोग बोलते हैं मिशेल। क्या बोलते हैं, मिशेल। और जो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि एक मिनिमम कंसंट्रेशन होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल मिशेल कॉन्सेंट्रेशन, CMC। ठीक है, डेफिनेशन में हम लिखेंगे, नाम से पता लग रहा है आपको अब तो। क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन, वो कंसंट्रेशन जिसके नीचे मिशेल फॉर्म नहीं होगा, एटलीस्ट उतनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए, उसके ऊपर ही आपका मिशेल फॉर्म होगा, उसे हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल मिशेल कॉन्सेंट्रेशन। आओ स्टार्ट करते हैं, देखें। पहले तो इसकी डेफिनेशन वगैरह लिख लेते हैं हम कि दीज टाइप ऑफ कोलोइड्स बिहेव। तो एक सेकंड के लिए अब मैं ये हटा रहा हूँ, ये आपने ड्रॉ कर लिया होगा, नहीं किया तो थोड़ा और कहीं पे ड्रॉ कर लेंगे इसको हम। तो आप देखें, इन दीज टाइप, है ना, इन ऐड कर लेना है साथ में शुरुआत में। इन दीज टाइप ऑफ कोलोइड्स, अच्छा नहीं, इनकी जरूरत नहीं है, ठीक है। दीज टाइप्स ऑफ कोलोइड बिहेव एज नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन एट लोअर कंसंट्रेशन, but at higher concentration the dp particles associate together to form particles of colloidal range which are known as Michel and the colloid is known as associated colloid। तो ये जो पार्टिकल्स बने इन्हें हम मिशेल बोलते हैं, और वो चीज़ आप यहाँ बना देना कि जो सोप पार्टिकल होगा उसके ये दो एंड होंगे, ये आपका हाइड्रोफिलिक एंड होगा और ये कौन सा होगा, आपका हाइड्रोफोबिक एंड होगा। और इस तरह से मिलकर ये कोलोइड फॉर्म करेंगे या कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे। ठीक है, ऑन डाइल्यूशन मिशेल में ब्रेक एंड सॉल्यूशन विल बिहेव एज इलेक्ट्रोलाइटिक। तो आप समझ रहे हो, आप डाइल्यूट करोगे फिर से क्या होगा, कंसंट्रेशन कम होगी सॉल्यूशन में, तो ये फिर से दूर भागेंगे। क्यों भाई, आपने डाइल्यूट किया तो पानी बढ़ गया, तो पानी इन वाले एंड्स को खींचकर अपने साथ साथ ले जाना शुरू करेगा। तो वो ले जाना शुरू करेगा तो ये मिशेल वापस से क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। तो लाइन अगर आपको नहीं दिख रही है तो लिखा हुआ है ऑन डाइल्यूशन मिशेल में ब्रेक एंड सॉल्यूशन विल बिहेव एज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। क्लियर है आपको ये चीजें? तो अब मैं आपको एक 3D डायग्राम दिखाता हूं जिससे आपको मिशेल फॉर्म होने की एक्चुअल वो पता लग सकती है। ये देखें, ये मिशेल फॉर्मेशन का एक फेज है। जब ये वाला एंड देखोगे ना, ब्लू वाला जो बाहर की तरफ आ रहा है, ये तो आपके कौन सा एंड है, हाइड्रोफिलिक एंड है। ठीक है, अब ये हाइड्रोफिलिक एंड पानी की तरफ आ रहा है और अंदर देखो आप, ये जो रूट सी बन रही है वो सब आपके कौन से एंड्स हैं, हाइड्रोफोबिक एंड है। तो इस तरह से मिशेल का फॉर्मेशन शुरू होता है और पार्टिकल जुड़ना शुरू हो रहे हैं। ये पार्टिकल जुड़ते जुड़ते देखें ऐसे बनना शुरू, बस इतना सा पार्ट और बचा है, इतने से पार्टिकल और आकर जुड़ गए तो ये कंप्लीट मिशेल में इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 3 स्टेप में देखें कन्वर्ट होना है। पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस तरह हुआ, ये भरता जा रहा है और ये भरता आ रहा है। इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनी, ये आपके पास एक मिशेल फॉर्म हो चुका है। बस यही सिंपल मिशेल फॉर्मेशन होता है। ये सारे जो ब्लू बाहर वाले आपको छोटे छोटे गोले से दिखाई दे रहे हैं, सब हाइड्रोफिलिक एंड है। आप डाइल्यूट करोगे, पानी इनमें से कुछ एंड्स को खींच के बाहर निकल जाएगा और फिर से मिशेल क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक, मिशेल फॉर्मेशन के थ्रू ही हम सोप का क्लिनजिंग एक्शन भी सिखाते हैं। बचपन में आपने पढ़ा होगा, सोप किसी भी ग्रीस पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल को कैसे क्लीन करता है।
तो उसको हम यहाँ समझ लेंगे, पहले आप टर्म्स का मतलब समझ लें। क्रिटिकल मिशेल कॉन्सेंट्रेशन, इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डीपी पार्टिकल बिलो विच मिशेल फॉर्मेशन कैन नॉट अकर, सिखाई दिया है। क्राफ्ट टेम्परेचर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वो टेम्परेचर है जिसके नीचे मिशेल फॉर्म नहीं हो सकता, उसके ऊपर ही टेम्परेचर होगा तभी मिशेल फॉर्म होगा, अदरवाइज मिशेल फॉर्म नहीं होगा। तो ये दोनों टर्म्स की आप ध्यान रखें, डायरेक्टली पूछ लेता है कभी कभी डायरेक्टली, सीएमसी का मतलब क्या है और क्राफ्ट टेम्परेचर का मतलब क्या है। चलिए मैं आपसे बात कर रहा था सोप की क्लिनजिंग एक्शन की। तो आपने ना कई बार ये डिटर्जेंट्स के ऐड देखे होंगे टीवी के अंदर, उसमें दिखाता है कि कैसे वो सफाई करता है ना, दाग अच्छे क्यों हैं। तो उसमें एक फैब्रिक दिखाता है, उस फैब्रिक में यहाँ कहीं पर क्या चिपके हुए होते हैं, डर्ट पार्टिकल या ग्रीस पार्टिकल चिपका हुआ होता है। फिर उधर से उड़ता हुआ एक है ना वो सर्फ का मॉलिक्यूल आता है जो बहुत ही पावरफुल होता है, उसमें बहुत सारे वो डर्ट मैग्नेट भी होती है, पता नहीं क्या क्या है ना। डर्ट मैग्नेट क्या होती है डर्ट में, कौन सी डर्ट मैग्नेट, कोई डर्ट मैग्नेट नहीं होती, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं होती है, तो अपनी ब्रांडिंग के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं। तो ये सर्फ पार्टिकल आता है, इसको पकड़ के उठा के ले जाता है, बट इनमें सच्चाई है, एक्चुअली वो जैसा दिखा रहे हैं वैसा ही होता है। ये जो आपके पास ग्रीस या फिर डर्ट पार्टिकल था, इनमें क्या होता है, मैं यहाँ पे लगाता हूँ इस ग्रीस पार्टिकल को दोबारा से, तो ये आपका ग्रीस या डर्ट पार्टिकल है। तो जो आपने सोप डाला या डिटर्जेंट डाला, डिटर्जेंट का हाइड्रोफोबिक एंड, क्योंकि ये भी फैट्स या फिर हाई कार्बन चेन वाले हाइड्रोकार्बन्स या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, डर्ट या ग्रीस जो होती है उस पर सोप का हाइड्रोफोबिक एंड आकर चिपकना शुरू करता है, और इस तरह से ये इसको चारों तरफ से ट्रैप कर लेता है, फॉर्मिंग अ मिशेल। और उसका हाइड्रोफिलिक एंड कहाँ रहता है, बाहर की तरफ रहता है। तो इस तरह से ये डर्ट या फिर ग्रीस पार्टिकल को ट्रैप कर लेगा। अब आप जैसे ही पानी डालोगे तो पानी जब यहां से बहता हुआ निकलेगा, लाहौल बिला कुव्वत, बह क्यों नहीं रहा है, हाँ ये देखो, ये बहता हुआ निकलेगा, तो अपने साथ साथ क्या करेगा, ये इन पार्टिकल्स को भी खींच के ले जाएगा। अब ये जाएंगे तो इनको साथ में उठा के ले जाएंगे, और इस तरह से जो क्लोथ है वो क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है। तो ये प्रोसेस होता है। सोप का क्लिनजिंग एक्शन जो है वो भी मिशेल फॉर्मेशन पर ही डिपेंड करता है, इसलिए आपको सोप की एक मिनिमम कंसंट्रेशन तो डालनी होगी, क्योंकि मिशेल बनेगा तभी सफाई होगी, नहीं बना तो आपका जो क्लोथ या कपड़ा है वो क्लीन नहीं होगा। तो ये था सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन विच वाज बेस्ड ऑन साइज। किसका साइज, डीपी का साइज, डिस्पर्स्ड फेज का साइज क्या है। छोटे साइज के पार्टिकल है तो आपस में जुड़ जुड़ कर बना रहे हैं, बड़े साइज के पार्टिकल है तो मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड जो बस डालते ही कोलॉइड फॉर्म कर देंगे। और तीसरा, इस तरह के कोलॉइड जिन्हें हम लोग मिशेल्स बोलते हैं, तो लो कंसंट्रेशन पर ये ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन हाई कंसंट्रेशन पर ये एक कोलॉइड की तरफ काम करने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एसोसिएट होकर वो एक मिशेल फॉर्म कर लेते हैं। मिशेल टर्म जरूर याद रखें, ठीक है। चलिए ये हो गए दो टाइप, एक और टाइप है तीसरे टाइप को हम जानते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में कोई अट्रैक्शन है या नहीं है तो एक टाइप बनेगा, नहीं है तो दूसरा टाइप बनेगा। तो हम इस कैटेगरी, इसके बेसिस पर दो तरह के कोलॉइड्स डिफाइन करते हैं, एक जिन्हें हम बोलते हैं लायोफिलिक कोलॉइड्स, क्या बोलते हैं, लायोफिलिक कोलॉइड्स, और दूसरे जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं लायोफोबिक कोलॉइड्स। तो ये दो तरह के और कोलॉइड्स बनते हैं, आपके पास एक लायोफिलिक और दूसरा क्या होता है, लायोफोबिक। देखो जो लायो टर्म होता है उसका मतलब होता है सॉल्वेंट, फिलिक और फोबिक तो आप जानते हो, फिलिक मतलब अट्रैक्शन लविंग और फोबिक मतलब रिपल्शन हेटिंग। तो लायोफिलिक आर सॉल्वेंट लविंग एंड लायोफोबिक आर सॉल्वेंट हेटिंग। तो अगर किसी कोलॉइड में डीपी और डीएम के बीच में अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो उन्हें तो हम बोलते हैं लायोफिलिक कोलॉइड्स, और अगर कोई अट्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, लायोफोबिक कोलॉइड्स बोलेंगे। तो ये दो तरह के आपके पास कोलॉइड्स होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, इनके बनाने के तरीके आप खुद देखो। लायोफिलिक, जब डीपी और डीएम के बीच में अट्रैक्शन है तो आपको कुछ नहीं करना, ऐसे कोलॉइड्स को बनाने के लिए आपको सिर्फ डीपी और डीएम को आपस में मिक्स करना होता है। तो ये जो आपके लायोफिलिक कोलॉइड्स हैं, दीज आर फॉर्म्ड बाय सिंपल मिक्सिंग। सिंपल आप डीपी और डीएम को लाके मिक्स कर दो, अपने आप कोलॉइड बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने थोड़ी देर पहले आपको आलू काट के पानी में डालने को बोला था, वहाँ पे अपने आप ही स्टार्च का कोलॉइड बन रहा था। क्यों, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। स्टार्च के अंदर फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जो कि
वाटर के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं नेचर में, तो ऑब्वियसली वहाँ पर डीपी और डीएम के बीच में क्या है, अट्रैक्शन है। प्रोटीन के अंदर पोलर एंड्स होते हैं जो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गए, इनके जो कॉलोइड्स होंगे वो लायोफिलिक कॉलोइड्स की कैटेगरी के अंदर आएंगे। कोई भी कॉलोइड हो, अगर डीपी डीएम के बीच में किसी भी तरह का अट्रैक्शन है तो लायोफिलिक कॉलोइड की कैटेगरी में होगा। लायोफोबिक, यहाँ डीपी और डीएम में कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो ये सिंपल मिक्सिंग से फॉर्म नहीं हो सकते। तो अभी आपको कुछ भी लिखना नहीं है, बस सुनते जाओ। इनको हमें स्पेशल मेथड से बनाना होता है, स्पेशल मेथड से हम इनको बनाते हैं, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, आप वापस से आओ लायोफिलिक कॉलोइड पर। मान लो आपने एक लायोफिलिक कॉलोइड बना रखा है जिसके अंदर डीएम है और डीएम के अंदर डीपी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब आपने क्या किया, डीपी और डीएम को अलग अलग कर दिया, इधर डीपी कर दिया, सेपरेट कर दिया दोनों को, और अब दोनों को वापस से मिक्स किया। बताओ कॉलोइड बनेगा या नहीं बनेगा? बन जाएगा, क्योंकि हमने पहले भी तो क्या किया था, मिक्स ही तो किया था दोबारा से, तो यहां कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने अलग करके वापस मिक्स किया, कॉलोइड वापस से बन जाएगा। बताओ यहां बनेगा क्या? यहां आपने डीपी और डीएम को अलग कर दिया, बन ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि इसको तो हमने एक स्पेशल तरीके से बनाएंगे। फिर अगर आपने दोनों को अलग कर दिया और वापस से मिक्स किया तो दोबारा से कॉलोइड फॉर्म नहीं होगा। इसका मतलब हम बोलते हैं कि जो लायोफिलिक कॉलोइड्स होते हैं ये नेचर में कैसे होते हैं, रिवर्सिबल, और जो लायोफोबिक कॉलोइड्स होते हैं ये नेचर में कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल। एक बार आपने डीपीडीएम को अलग कर दिया तो फिर दोबारा मिक्स करने पर कॉलोइड फॉर्म नहीं होगा, ठीक। चलिए अगली चीज देखें, अगला पॉइंट आप समझें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मुझे बता सकते हैं इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? क्यों होगा लायोफिलिक, क्यों होगा? देखो लायोफिलिक में, लायोफिलिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना बहुत ज़रूरी है, आगे भी आपके काम में आएगा। लायोफिलिक कॉलोइड की अगर हम बात करें तो लायोफिलिक कॉलोइड में जो डीपी होता है, डीपी, इस डीपी पार्टिकल को चारों तरफ से डीएम पार्टिकल सराउंड करना शुरू कर देते हैं। लाइक दिस, ये सब डीएम पार्टिकल्स हैं। ऐसा कुछ कभी सुना है क्या आपने पहले कहीं? ऐसा कभी ऐसा कोई प्रोसेस देखा है? याद है आपको, हाइड्रेशन पढ़ते हैं, हाइड्रेशन में क्या होता था? हाँ, हाइड्रेशन में क्या होता था, हम एक आयन लेते थे, उस आयन को चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करना शुरू करते थे, सराउंड करते थे। तो इस प्रोसेस को हम हाइड्रेशन बोला करते थे। अगर आप वाटर की जगह कोई और सॉल्वेंट यूज कर लो तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉल्वेशन। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ लायोफिलिक कॉलोइड स्टेबल क्यों होते हैं, तो आप बोलोगे कि लायोफिलिक कॉलोइड्स आर स्टेबल ड्यू टू एक्सटेंसिव सॉल्वेशन ऑफ डीपी फेज। डिस्पर्स्ड फेज को चारों तरफ से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सराउंड कर लेते हैं, वो काम यहाँ लायोफोबिक में नहीं हो सकता है। इसलिए अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो लायोफिलिक कॉलोइड्स आर रिलेटिवली मोर स्टेबल देन लायोफोबिक कॉलोइड्स। तो आओ जो सीखा समझा उसी को कंपेयर कर लेते हैं। ये देखें, ये आपके पास दो तरह के हैं, अट्रैक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम, नो अट्रैक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम, रिलेटिवली मोर स्टेबल ड्यू टू एक्सटेंसिव सॉल्वेशन, लिख लेना इसको। ये लेस स्टेबल हैं, ठीक। कैन बी मेड बाय सिंपल मिक्सिंग ऑफ डीपी एंड डीएम। यहाँ पर डीपी और डीएम को मिक्स करके बना सकते हो आप किनको, लायोफिलिक कॉलोइड्स को। प्रिपेयर्ड बाय स्पेशल मेथड्स, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय सिंपल मिक्सिंग, समझा दिया है, ये समझा दिया। ये नेचर में रिवर्सिबल है और ये नेचर में कैसा होता है, इरिवर्सिबल होता है। चलिए भाई, तो हमने देख लिया है कि क्या होते हैं आपके पास लायोफिलिक कॉलोइड्स, क्या होते हैं लायोफोबिक कॉलोइड्स। हमने ये भी सीख लिया कि इनको बनाने के लिए लायोफोबिक कॉलोइड हमको स्पेशल मेथड्स यूज करना है। तो देखो लायोफिलिक के लिए तो कुछ नहीं करना, आपको सिंपल मिक्सिंग करनी है, लेकिन हाँ लायोफोबिक के लिए आपको कुछ स्पेशल मेथड्स यूज करने होंगे। तो ये कौन से स्पेशल मेथड्स हैं, इनको हम लोग अब डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो आप हेडिंग डालें, अब आपको लिखने का काम है
तो ये डाले प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कॉलॉइड्स। ठीक है, तो किस तरह से हम लायोफोबिक कॉलॉइड्स को प्रिपेयर करते हैं, तो इनके बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। एक तो आपके पास होते हैं फिजिकल मेथड्स, ठीक, और दूसरे होते हैं केमिकल मेथड्स। तो हम सबसे पहले फिजिकल मेथड्स की बात करेंगे। फिजिकल मेथड्स में भी आपके दो तरह के मेथड्स चलते हैं, एक होता है डिस्पर्जन मेथड और एक होता है कंडेंसेशन मेथड। तो इसके अंदर भी अगर फर्दर क्लासिफाई करें तो आपके पास दो तरह के मेथड्स होते हैं। एक होता है आपके पास डिस्पर्जन मेथड और जो सेकेंड टाइप का मेथड होता है वो होता है कंडेंसेशन मेथड। अब देखो नाम से पता लग रहा है डिस्पर्जन मेथड में क्या होगा, सिंपल यहां पर पार्टिकल्स क्या होते हैं, ऑफ कोलोइडल साइज आर डिस्पर्स्ड। तो हम एनी हाउ क्या करते हैं, आपके पास जो डीपी पार्टिकल्स उनको कोलोइडल रेंज में लाते हैं और उसको डिस्पर्स करते हैं मीडियम में। यहां पर क्या करते हैं, कंडेंसेशन बाय चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशंस को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम सभी मेथड्स को डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहले देखने वाले हैं वो है आपके डिस्पर्जन मेथड्स। तो अभी हम कौन से मेथड्स को डिस्कस कर रहे हैं, डिस्पर्जन मेथड्स को हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं डिस्पर्जन मेथड्स के साथ। डिस्पर्जन मेथड में जो सबसे पहला आपके पास डिस्पर्जन मेथड होता है उसे हम बोलते हैं मैकेनिकल डिस्पर्जन। तो देखो मैकेनिकल डिस्पर्जन में आप क्या करते हो, कुछ भी नहीं करते, बड़ा आसान होता है, नाम से तरह मैकेनिकल डिस्पर्जन। यहां पर आप एक मिल यूज करते हो जिसे हम लोग कोलोइडल मिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलोइडल मिल बोलते हैं। तो कोलोइडल मिल में क्या होता है, ऐसे डिस्क्स होती हैं जो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में घूमती हैं एट अराउंड 7000 राउंड्स पर मिनट के आसपास की रेंज में। ठीक है, अब आपको जिसका कोलोइडल सॉल्यूशन बना, मान लो आपको गोल्ड का कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना है, तो यहां पे आप क्या करोगे, गोल्ड के बड़े पार्टिकल्स को यहां पे रख देते हो, बड़े बड़े ब्लॉक्स को। अब ये कोलोइडल मिल क्या करती है, इसको ग्राइंड करती है। तो यहां पर क्या होता है, बिगर साइज्ड पार्टिकल्स आर ब्रोकन इनटू कोलोइडल रेंज बाय कोलोइडल मिल। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। इसके थ्रू क्या होगा, ये ग्राइंड होंगे कोलोइडल रेंज में पहुंचेंगे और इसी के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या होंगे, डिस्पर्स होंगे। यहाँ पानी का कंटेनर रख दो जिसके अंदर गोल्ड के पार्टिकल्स बिखर जाएंगे और इस तरह आपको गोल्ड का एक सोल मिल जाएगा। इसे हम बोलते हैं मैकेनिकल डिस्पर्जन। हाँ जी बोले। हाँ, गोल्ड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और डेंसिटी तो पत्थर जो होते हैं या मिट्टी जो होती है उसकी भी वाटर से बहुत ज़्यादा होती है। तो फिर मिट्टी पानी में क्यों घूमती रहती है? नहीं होती। जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं सिर्फ वही सेटल होते हैं, मिट्टी सेटल नहीं होती। तो आप सेपरेट कर रहे हो ना, सेपरेट करोगे तो होगी ना। गोल्ड को भी सेपरेट कर लो, गोल्ड का जो सोल बनेगा सेपरेट कर लो, हो जाएगा। तो मैंने शुरू में पढ़ा दिया कि आप फिल्ट्रेशन कर सकते हो कोलोइडल सॉल्यूशन का,
नहीं करोगे तो मिट्टी अपने आप सेपरेट हो जाएगी, सेटल हो जाएगी अपने आप सारी। होनी चाहिए तो फिर दुनिया की सारी नदियाँ बहुत ही साफ होती, कभी गंदी नहीं होती। तो रुका हुआ पानी साफ हो जाता है क्या? आप एक काम करना, आज आप बाहर से थोड़ी सी मिट्टी लाना, उसको एक पानी के भगोने में डालना, उसको मिलाना और छोड़ देना, और देखना कि पानी बिल्कुल ऊपर वाला लेयर या क्लियर हो जाएगी क्या। भाई पार्टिकल साइज का, जो पार्टिकल बड़े हैं वो अपने आप सेटल हो जाएंगे, लेकिन जो हल्के हैं वो तो घूमते रहेंगे ना, जो छोटे साइज के हैं। तो अगर पार्टिकल साइज 1 nm से हम क्या कर रहे हैं, इसको तोड़ के हम इस रेंज में ला रहे हैं, हमें पता है जब इस रेंज में आ जाएगा तो वो सेटल नहीं होगा। ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं ना, अभी तक यही तो पढ़ा है हमने इतनी देर से, कि अगर आप किसी पार्टिकल को इस रेंज में ले आओ तो वो नहीं डूबेगा, अब वो घूमता रहेगा, डिस्पर्स रहेगा, ना तो ये डिसॉल्व होगा ना ये सेटल होगा, जब भी तो कोलॉइड बनेगा, वरना कोलॉइड बनेगा कैसे। देखें अल्ट्रासोनिक डिस्पर्जन, यहां पर आप बिगर साइज्ड पार्टिकल्स को ब्रेक करते हो, आर ब्रोकन डाउन इनटू कोलोइडल रेंज by using ultrasonic waves। तो यहां पे आप क्या करोगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स पास करोगे, उनकी एनर्जी से क्या होंगे, पार्टिकल्स वाइब्रेट होंगे, और वाइब्रेट होकर वो ब्रेक होना शुरू होंगे। और ये काम हम तब तक करते रहेंगे जब तक आपका पार्टिकल ब्रेक होकर कौन सी रेंज में नहीं आ गया है, कोलोइडल। समझे आप, डिस्पर्जन मेथड, बड़ी चीज को आप तोड़ के डिस्पर्स कर रहे हो, इसे हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक डिस्पर्जन। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो आपको याद भी रखना है वो होता है ब्रेडिक्स आर्क मेथड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर ध्यान रखें। ब्रेडिक्स आर्क मेथड, तो देखिए सबसे पहले तो इसे आप ध्यान रखें कि ये किसके लिए काम में आता है। तो दिस वन इज यूज्ड टू प्रिपेयर सोल ऑफ, है ना, यानी कोलॉइड ऑफ हेवी मेटल्स। लाइक गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, इनके सोल्स बनाने के लिए आप क्या यूज करते हो, ब्रेडिक्स आर्क मेथड को यूज करते हो। ध्यान दें क्या है मेथड। मेथड बड़ा ही आसान और बड़ा ही सिंपल है। इसमें जैसे आप वही गोल्ड सोल बना रहे हो पानी के अंदर, तो आप क्या करोगे, जिस मीडियम में आपको सोल बनाना है उसे आप कंटेनर में भर दोगे, ठीक है। तो इसमें आपने पानी भर दिया है, ठीक है, बहुत सारा पानी भरा हुआ है इसके अंदर। अब आपको जिस मेटल का, जैसे मान लो वो गोल्ड का सोल बनाना है, तो यहां पर आप क्या करते हो, एक छोटा सा क्रूसिबल टाइप लेते हो, ठीक है। यहां पर आप जैसे गोल्ड का सोल होता है, यहां पे आपने गोल्ड का एक ब्लॉक रख दिया, तो ये गोल्ड का ब्लॉक है, ठीक है। अब आप ये ना आपका सील्ड एंड है, छोटे छोटे इसमें पोर्स होंगे जिनसे गैस की फॉर्म में बाहर निकल सकती चीजें। अब आप यहां पर लगाते हो 2 इलेक्ट्रोड, और इन इलेक्ट्रोड्स के थ्रू आप यहां पर एक स्पार्क जनरेट करोगे, ठीक है। तो हाई वोल्टेज पे आप यहाँ पे स्पार्क लगाते हो, तो आर्क जो है या इलेक्ट्रिक आर्क होगा जो स्पार्क जनरेट करेगा, इसलिए इसका नाम आर्क मेथड है। अब क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ पर हाई वोल्टेज लगाओगे तो जो इलेक्ट्रिक आर्क से इंटेंस हीट निकलेगी, वो हीट इस गोल्ड मेटल को इंस्टेंटली क्या कर देती है, वेपराइज कर देती है। जैसे ही गोल्ड के वेपर्स बनेंगे, गोल्ड के वेपर्स यहाँ से बाहर निकलना शुरू होंगी, और जैसे ही गोल्ड के वेपर्स बाहर निकली, अब बताओ जब गोल्ड वेपर फॉर्म में होगा तो वो जुड़ा हुआ होगा या अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। अब ये जो गोल्ड के अलग अलग पार्टिकल्स हैं, जैसे ही ये छोटे से डब्बे से बाहर निकलेंगे तो पानी के कांटेक्ट में आएंगे, और जैसे थे वैसे के वैसे वहीं के वहीं फ्रीज हो जाएंगे,
और इसमें डिस्पर्स होना शुरू हो जाएंगे। और इस तरह से थोड़ी देर के बाद आपको क्या मिलेगा, पानी के अंदर बहुत सारे गोल्ड पार्टिकल डिस्पर्स हो चुके होंगे और इस तरह से आपको गोल्ड का एक कोलोइडल सॉल्यूशन मिल चुका होगा। वैसे तो मैं यहाँ पर येलो कलर यूज़ कर रहा हूँ गोल्ड दिखाने के लिए, पर आप आगे चल के सीखोगे कि गोल्ड के कोलोइडल सॉल्यूशन का कलर येलो या गोल्ड जैसा होता ही नहीं है। आप में से किसी ने नाम सुना है पर्पल ऑफ कैसियस? क्या होता है? गोल्ड का कोलोइडल सॉल्यूशन होता है ये, उसका कलर पर्पल होता है। तो कभी ये मत समझना कि गोल्ड का सोल है तो उसका कलर येलो होगा, नहीं, उसका कलर पर्पल होता है। पर्पल भी होता है, ब्रॉन्ज भी होता है, वो डिपेंड करता है पार्टिकल साइज पे। मैं सिखाऊंगा आपको आगे। अभी तो खैर आप लिखना शुरू करें। द इंटेंस हीट जनरेटेड बाय द आर्क इंस्टेंटली वेपराइजेस द मेटल which when comes in contact with water get condensed to form gold soul। ये एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आप जरूर ध्यान रखना है, ये आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछ सकता है। इन ब्रेडिक्स आर्क मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेडिक्स आर्क मेथड बोथ डिस्पर्जन एंड कंडेंसेशन अकर। ध्यान रखना ये एक ऐसा मेथड है, बाकी अभी जो आपने मेथड पढ़े अभी तक के उनमें सिर्फ डिस्पर्जन हो रहा था, यहां डिस्पर्जन भी हो रहा है। बड़ा पार्टिकल टूटकर छोटे पार्टिकल्स में जा रहा है और वो जो वेपर बन के उड़ी वो ठंडी होकर वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है, तो साथ में क्या हो रहा है, कंडेंसेशन भी हो रहा है। तो इस मेथड में डिस्पर्जन और कंडेंसेशन दोनों ही क्या होते हैं, एक साथ होते हैं। ठीक है, चलिए कॉपी कर लें, फिर कंडेंसेशन मेथड्स बताता हूं मैं आपको। चलिए इसके बाद देखें, बढ़ते हैं आगे और एक और मेथड मुझे आपको सिखाना है जिसे हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ पेप्टाइजेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी डिस्पर्जन का ही मेथड है। देखो पेप्टाइजेशन क्या होता है, conversion of a freshly prepared PPT, freshly prepared precipitate into a colloidal solution। तो एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी को कोलोइड में बदलना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टाइजेशन बोलते हैं। ये कैसे होता है इस चीज़ को हम थोड़ा भी आगे चलकर सीख पाएंगे, पर आप ये ध्यान रखना पेप्टाइजेशन होने के लिए, पेप्टाइजेशन करवाने के लिए पीपीटी है वो 2-3 दिन पुराना नहीं होना चाहिए, वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी होगा तभी पेप्टाइजेशन हो सकता है। कैसे होता है वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा, अभी तो आप सिर्फ प्रोसेस समझ लें। यहाँ पर क्या होता है, फॉर पेप्टाइजेशन टू अकर, for peptidization to occur, an electrolyte is added. An electrolyte is added which is called a peptizing agent. उसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं, पेप्टाइजिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। तो अभी मैं आपको ये तो नहीं बता पाऊंगा कि पेप्टाइजिंग एजेंट क्या करता है, कैसे काम करता है, बट हाँ पेप्टाइजेशन क्या होता है वो आप अभी यहाँ पर लिख के छोड़ दें।
आगे चल के हम जब कॉलोइड्स की कुछ और प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे उनके बेसिस पर हम लोग ये बता पाएंगे कि कैसे पेप्टाइजेशन काम करता है। ठीक है, तो ये आपके पास एक और मेथड था, ये भी डिस्पर्जन मेथड ही है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, एक कॉलोइड को फॉर्म कर सकते हो। अब अगले जो 2 मेथड मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, मतलब उनको हम कंडेंसेशन मेथड्स बोलते हैं, वो वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, कहीं लिखे हुए नहीं मिलेंगे आपको, बट स्टिल एक बार आप ज़रूर देख लें उनको। तो ये आपके कंडेंसेशन मेथड्स हैं, बहुत सिंपल से 2 मेथड्स हैं कंडेंसेशन मेथड्स। तो कभी कभी इनके थ्रू भी बनाया जा सकता है, तो बस आपकी नज़रों के नीचे होनी चाहिए एक बार ये, बाकी इनको याद वाद रखने की ज़रूरत नहीं है, देखें पढ़ें और जाने दें। एक तरीका तो होता है बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। देखो क्या होता है, एक चीज की सॉल्युबिलिटी एक सॉल्वेंट में ज्यादा हो और दूसरे सॉल्वेंट में कम हो, तो उसका फायदा उठाकर हम कॉलोइड बना सकते हैं। जैसे फॉस्फोरस, फॉस्फोरस इज soluble in alcohol but less soluble in water. ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले अल्कोहल का फॉस्फोरस का अल्कोहल में आप एक सोल्यूशन बनाओगे। मान लो एक छोटा सा कप लिया आपने, इस कप में आपने अल्कोहल का सोल्यूशन बना दिया, तो यह है P4 प्लस अल्कोहल। ठीक है, फिर आपने यहां पर एक बाल्टी ली, उस बाल्टी में आपने पानी भरा हुआ था, और अब आप क्या करोगे, इस कप के कंटेंट को इसमें डाल दोगे। तो जैसे ही आप कप के कंटेंट को इसमें डालोगे, देखो यहां पर सॉल्वेंट कौन था, अल्कोहल था, और यहां पर P4 क्या था, सॉल्यूट था। अब जैसे ही आपने इसको पानी में डाला, तो पानी ज्यादा अमाउंट में था, अब पानी क्या बन चुका होगा, सॉल्वेंट, और P4 प्लस अल्कोहल, ये दोनों के दोनों क्या बन चुके होंगे, सॉल्यूट। अब क्या होगा, P4 की जो सॉल्युबिलिटी है, सिंस सॉल्युबिलिटी ऑफ P4 इज लेस, इट विल फॉर्म अ कॉलोइड। आपने सॉल्वेंट को स्विच कर दिया, सॉल्वेंट स्वाइप कर दिया बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। पहले जब सॉल्वेंट अल्कोहल था तो कंप्लीटली सॉल्युबल था और वो एक ट्रू सॉल्यूशन की तरह काम कर रहा था। अब आपने क्या कर दिया, सॉल्वेंट स्वाइप कर दिया, सॉल्वेंट बदल दिया, सॉल्युबिलिटी चेंज हो गई, तो उसकी वजह से क्या बन जाता है, कई केसेस के अंदर कॉलोइड। जैसे हर जगह नहीं बनेगा, ये स्पेसिफिक एग्जांपल है फॉस्फोरस, इसका कॉलोइड इस तरह से फॉर्म किया जाता है। ये देखें, बाय चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट, बाय चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट। तो इस मेथड को यूज किया जाता है टू मेक कोलोइड या फिर सोल ऑफ सल्फर। सल्फर का सोल बनाने के लिए हम इस मेथड को काम में लेते हैं। हम क्या करते हैं, कुछ भी नहीं, बड़ा आसान है। यहाँ पर हम एक डब्बा लेते हैं और इस डब्बे के अंदर भी पानी भर देते हैं, लेकिन ये जो पानी होता है ये बहुत ठंडा होता है, आइस कोल्ड वाटर। फिर हम क्या करते हैं, यहां से एक पाइप लेकर आते हैं छोटा सा, और इस पाइप के थ्रू यहां से हम पास करते हैं सल्फर। ठीक है, सल्फर का कलर भी कुछ ऐसा ही होता है। तो सल्फर यहां से गैस फॉर्म में आएगी। जैसे ही गैस फॉर्म में आएगी, सल्फर यहाँ से गैस फॉर्म में निकलेगी, तो सल्फर के पार्टिकल से निकलेंगे, और जैसे ही वो ठंडे पानी के कांटेक्ट में आएंगी, जैसे भी आपने थोड़ी देर पहले देखा था गोल्ड वाला, ऐसे क्या होगा, सल्फर के पार्टिकल पानी के अंदर डिस्पर्स हो जाएंगे, क्योंकि पानी बहुत ठंडा है, इनको सर्दी लग जाएगी और वहीं के वहीं जाम हो जाएंगे। ठीक, और इस तरह से सल्फर के पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स पानी के अंदर डिस्पर्स हो जाएंगे, और आपको क्या मिल जाएगा, सल्फर का एक सोल मिल जाएगा। तो ये आपके पास 2 और मेथड्स होते हैं जिन्हें हम कंडेंसेशन मेथड्स के अंदर काउंट करते हैं, एक बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट और दूसरा होता है बाय चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट। ठीक है, चलिए, तो आज हम यहीं तक कंप्लीट कर रहे हैं। अब मुझे आपको सिखाने केमिकल मेथड्स, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास सिखाऊंगा। तो आज आपने फिर से बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी है, कॉलोइड्स क्या होते हैं, कैसे हम कॉलोइड्स को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर साइज या पार्टिकल साइज, ऑन द बेसिस ऑफ
इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन या फिर अट्रैक्शन या इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम। वही हम पढ़ रहे थे लायोफोबिक, लायोफिलिक। तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इस लेक्चर के शॉर्ट नोट्स भी जरूर बनाएं। जो जो चीज़ें मैंने आपसे कही है इंपॉर्टेंट है, मैंने आपसे कहा कि ब्रेडिग्स-ज़ाग मेथड इंपॉर्टेंट है, तो वो आपके शॉर्ट नोट्स में जरूर प्रेजेंट होना चाहिए। ये हो चाहे ना हो, उसका होना बहुत ज़रूरी है, किसके लिए काम में आता है। लायोफिलिक सोल्स जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल के होते हैं, वो आपके शॉर्ट नोट्स में ज़रूर प्रेजेंट होता है। तो बहुत ही बारीकी से शॉर्ट नोट 8 से 10 लाइन मैक्स होती है, मतलब कुछ कुछ जगह तो 3-4 लाइन में ख़त्म हो जाता है। जो जो इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट है लेक्चर का वो उसमें डाल लें, ताकि दोबारा जब आप रिवाइज करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं।